असदुद्दीन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं। चुन चुनकर विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। आज ओवैसी गाजियाबाद में थे, बात शुरू की तो मंदिर मस्जिद मदरसा तो लाए ही, चीन पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी बात कह दी। जिस तरह से ओवैसी विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में नई रणनीति के साथ फाइट करने वाले हैं। ओवैसी ने आज मोदी, योगी सरकार और विपक्ष सबको टारगेट किया। इस रिपोर्ट में देखिए। किसने सोचा था कि यूपी चुनाव में चीन पाकिस्तान घुस जाएंगे। बात मंदिर मस्जिद मदरसे से शुरू हुई और ठाकुर दलित शाहरुख पर आ गई। ये सब लेकर हैदराबाद वाले भाईजान भरी बारिश में 30 मिनट तक गरजे भी और बरसे भी अपने फेवरेट प्रतिद्वंदी योगी और मोदी पर। सुनिए। मैं आज के जलसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि अब बारिश आए या तूफान आए, मजलिस बरसेगी इंशाअल्लाह। 100 सीट पर लड़ने का ओवैसी ने ऐलान किया है। महीने में 4-5 बार उनका प्रोग्राम लग रहा है। आज भी पश्चिम यूपी के गाजियाबाद में ओवैसी का जलसा था। जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन कार्यकर्ता डटे रहे, खुद बारिश में भीगते रहे। भाईजान ने 30 मिनट तक तकरीर की, तरकश में नए नए तीर लाए थे। ओवैसी का पहला तीखा तीर ये था, सुनिए बात मदरसे की। लेकिन सवाल गाजियाबाद में मंदिर में मुस्लिम लड़के के साथ पानी पीने को लेकर विवाद पर किया। हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को, अगर आप कभी हमारी मस्जिद में आएंगे या फिर हमारे मदरसे में आएंगे तो ना सिर्फ हम आपको पानी और चाय पिलाएंगे, बल्कि हम आपको बिठाकर ये बताएंगे कि इस्लाम और हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें दहशतगर्दी को फरोग नहीं देती। हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती हैं, नफरत की बातें नहीं करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में अगर किसी भी मदरसे में आप जाना चाहते हैं, किसी मस्जिद में जाकर किसी इमाम से पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। ये जो पवित्र जगहें हैं, यहाँ पर लोग अगर कोई पीने का पानी पीने चले जाता है तो उसको मारते और पीटते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आप आइए, हमारे मदरसों में आइए, हमारी मस्जिदों में आइए, न सिर्फ पानी पीजिए बल्कि बैठकर सवालात करिए, पूछिए हमसे कि ये वही जगहें थी जहाँ पर सन 57 में आप और हमने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। कब किसको क्या मैसेज देना है, कौन सा फॉर्मूला किस इलाके में चलेगा, यहाँ कौन सी बात मुसलमानों को हिट करेगी, ओवैसी बखूबी जानते हैं। लेकिन आज ओवैसी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, क्योंकि भाईजान भी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और इसलिए ओवैसी की जुबान से आज ऐसी बातें निकल रही थी। आज ओवैसी ने यहाँ से राष्ट्रवाद की भी बात की, चीन पाकिस्तान का जिक्र किया, मोदी सरकार पर सवाल उठाए। सुनिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 2019 में गाजियाबाद में मोदी का एक जलसा हुआ था और मोदी ने अपने जलसे में बड़े बुलंद बांग दावे किए थे और कहा था कि कैसे मैं खामोश बैठ जाऊंगा जब पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है। मोदी ने उस वक्त हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। मैं आज उसी गाजियाबाद से नरेंद्र मोदी से एक सवाल करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत की जमीन पर एक गांव बना लेता है, आप खामोश क्यों हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में चीन
हमारी भारत की जमीन में आकर हमारे इलाके के वो तमाम चीजों को तोड़कर चला जाता है, आप खामोश क्यों हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि लद्दाख में, डनचाक में, डेप्सांग में चीन की फौज हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठी है, देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री देश ये जानना चाहता है, जिस तरह आपने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, आज आप चीन पर भी हमला करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ये बार बार हमने सुना पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त कि घर में घुस के मारेंगे, आज चीन हमारे घर में घुस के बैठा है। प्रधानमंत्री चीन को भी निकाल कर फेंकिए, ये देश आपसे मुतालबा करता है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, चीन का नाम लेने से डरते हैं। अब देश की जनता को धोखा दे रहे कि हमने चीन के ऐप बैन कर दिए। प्रधानमंत्री का ये बात सच नहीं है नरेंद्र मोदी कि भारत और चीन का ट्रेड $100 बिलियन का हो चुका। गाजियाबाद की जमीन से ओवैसी का राष्ट्रवाद पर ऐसा लेक्चर आपने पहले शायद ही सुना होगा, लेकिन यहां राष्ट्रवाद पर भी वोट मिलते हैं। ओवैसी ये जानते हैं। आज ओवैसी फुल फॉर्म में थे, मोदी योगी सरकार को कोस रहे थे और बीच बीच जुमलों की बारिश भी कर रहे थे। ओवैसी की जिला गाजियाबाद पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। बारिश जैसा बरसेगी, मैं भी ऐसा बरसूंगा अपने अल्फाज को लेकर। और हम जब बरसते हैं अल्लाह के करम से तो छतरी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ओवैसी यूपी में जिस जगह जा रहे हैं वहां मुसलमानों को एक चीज जरूर समझा रहे हैं, वही मुसलमानों के असल नेता हैं। सेकुलर नाम की पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को चुनाव में कैश करती हैं। उनको बताया गया कि मसूरी के बीएसपी विधायक असलम चौधरी ने मजलिस के बारे में बुरा भला कहा है, तो ओवैसी ने असलम चौधरी के बहाने मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टियों को नाम ले लेकर कोसना शुरू कर दिया। यहाँ के विधायक का नाम क्या है? हाँ, असलम चौधरी ने कहा, असलम चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। असलम चौधरी, तुमको अब तक किसी एक मर्द मुजाहिद से वास्ता नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं वाहियात किस्म की। हम इनको बताना चाहेंगे, इन तमाम सेकुलर पार्टी को बताना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से, यहां से मजलिस का उम्मीदवार यहां से एमएलए विधायक बनकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाएं। मैं आपको ये इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहद अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब के बार हम जरूर कामयाब होंगे, जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। ओवैसी का भाषण एक ट्रैक पर चलता है, एक लाइन योगी की होती है, दूसरी मोदी की। बीच बीच भटक जाते हैं तो दोबारा मोदी योगी के ट्रैक पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट मोदी योगी विरोध में रखा है। करीब 20 मिनट बाद योगी के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए, मोबाइल में आंकड़ों का पेज खोलकर हमला करना शुरू किया। आज हमने अखबारात में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में
आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो मां के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? क्या आपने उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? क्या आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आते वक्त आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया आपने। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 5 साल से ये बाबा की सरकार है, 5 साल से बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम विदेश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2200 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपने इनको तकर्रुर नहीं किया, इनको नहीं रखा, तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बदल दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो ठोक दूंगा मैं। नहीं रोक पाएगी। ओवैसी तकरीर तो करते हैं, खूब तालियां भी बजती हैं, लेकिन सियासी लड़ाई में कभी कभी गलती भी कर बैठते हैं। मोबाइल से ओवैसी ने कोविड पर अपने हिसाब का आंकड़ा तो देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो दुनिया ने देखा। ओवैसी योगी के कोविड प्रबंधन की बुराई कर रहे थे, लेकिन उसी कोविड प्रबंधन की ऑस्ट्रेलिया ने तारीफ की थी। ओवैसी ने अगला चैप्टर लखीमपुर का खोला, जिक्र तो लखीमपुर का किया, लेकिन बात करते करते एजेंडे पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले थे वो राशन लेकर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष की अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? आप आशीष की अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं कि आशीष का ताल्लुक एक आलाजात समाज से, अपर कास्ट से है। अगर आशीष का नाम अतीक होता तो अब तक उसको ठोक दिया जाता या बुलडोजर उसके घर पर चला दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये लखीमपुर का वाकया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। आपको ये बात अपने जहनों में बिठाना पड़ेगा कि जिस समाज के पास ताकत होगी उसको बचाया जाएगा, क्योंकि आशीष का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से, इसलिए देश का प्रधानमंत्री उसके बाप को मिनिस्ट्री से नहीं हटा सकता। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? क्या तुम्हारे जज्बात की कीमत है? आज कोई नहीं बता रहा है। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया, मगर अब तक आशीष, जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। जाति और धर्म की यूपी की राजनीति में कितनी अहमियत है, पूरा इक्वेशन समझा दिया और ये भी बताया कि किस वजह से लखीमपुर पर योगी और मोदी खामोश रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं भीगने के लिए तब तैयार हूं तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी के
उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचना है, आपको फैसला करना है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में हो रहा है तो अजवान हमको खाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में कहा गया, ओवैसी जब तकरीर कर रहे थे तो उसी दौरान शाहरुख के बेटे आर्यन खान का किसी कार्यकर्ता ने जिक्र किया। लेकिन ओवैसी यूपी में इस बार लंबी रेस के मूड में आए हैं और बता दिया कि उनके लिए शाहरुख का बेटा मुद्दा नहीं है, उनके लिए जरूरी क्या है वो सुन लीजिए। तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात को। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? उनकी बात कौन करेगा फिर? कौन करेगा उनकी बात? कौन करेगा उनकी बात? और तुम एक उस बच्चे की बात कर रहे हो जिसके बाप के पास ताकत है, दौलत है। भाईजान बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, तकरीर सुनने पब्लिक भी आती है, लेकिन ये यूपी है और ओवैसी पर बाहरी का टैग लगा है। अब ये वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। और थोड़ी देर पहले जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने फिर एक बार गैर कश्मीरी को टारगेट किया है। आतंकियों की गोली से 2 गैर कश्मीरियों की मौत हो गई जबकि 1 गैर कश्मीरी घायल है। मरने वाले दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। जो मजदूर जख्मी हुआ है वो भी बिहार का ही रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी लगातार गैर कश्मीरियों को मार रहे हैं। कल ही आतंकियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 लोगों को मारा था। आज फिर 3 लोगों को गोली मार दी गई। तो एक जो घायल मजदूर है वो भी बिहार का रहने वाला है। तो लगातार हमले हो रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, गैर कश्मीरियों को वहां मारा जा रहा है। आज आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी और 1 घायल बताया जा रहा है। तो कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों पर हमला हो रहा है। इस वक्त आतंकवादी कश्मीर में बहुत ज्यादा दहशत वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में भी वो कट्टरपंथी संगठन एक्टिव हो गए हैं जिन्हें ISI की पूरी सपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे भारत विरोधी गतिविधियों का पूरा डिजाइन तैयार किया जा रहा है। कश्मीर में 1 हफ्ते बाद टारगेट किलिंग फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर में अब ना सिर्फ हिंदू टारगेट पर हैं, बल्कि आतंकी उन लोगों की भी हत्या कर रहे हैं जो कश्मीर के नहीं हैं। यहां आतंकियों ने बिहार से आए एक हिंदू और यूपी से आए एक मुस्लिम कारपेंटर की हत्या कर दी है। सबसे नया हमला कुलगाम में हुआ है जहां आतंकियों ने 3 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मारी। इनमें से एक की फौरन मौत हो गई, 2 बुरी तरह से घायल हो गए। क्या हुआ वहाँ पे वनपुर में? वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनपुर में लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ, 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। आप बिहार से हो? तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। तो कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। अच्छा, 3 बंदे थे। बंदूक बरदार कितने बंदे थे? बंदूक बरदार उसी को पता है सर, हमको पता नहीं है। वो मेरे पास है, मैं रूम में था। आप क्या काम करते हो? मैं सिलेब का। टारगेट किलिंग अब कश्मीर में आतंकियों की नई स्ट्रेटजी बन गई है और इसी रणनीति के साथ वो घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ आतंकवादी इस वक्त पुंछ में घेर लिए गए हैं, इसलिए इस वक्त पुंछ में ऑपरेशन पर सबकी नजर है। LOC पर पाकिस्तानी आतंकियों को घेर कर मारा जा रहा है। इस वक्त पुंछ में ऑपरेशन पर सबकी नजर है। LOC पर पाकिस्तानी आतंकियों को घेर कर मारा जा रहा है। सिर्फ कश्मीर नहीं, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला हुआ है। इसलिए सवाल है कि क्या भारत और पड़ोस में हो रही हिंसा और ऑपरेशन का आपस में कोई मतलब है? तो जवाब है हाँ, और इसे समझने की जरूरत है।
कश्मीर में अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग आईएसआई के इशारे पर हो रही है। बांग्लादेश में भी आईएसआई की शय पर कट्टरपंथी संगठन एक्टिव हो गए हैं। पुंछ में भी घुसपैठ आईएसआई की ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों ने की है और अब पूरी कोशिश कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा अस्थिर करने की है। सबसे पहले देखते हैं कि पुंछ में चल रहे ऑपरेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये 2021 में एलओसी पर सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। एक हफ्ते से ऑपरेशन चल रहा है, 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ चल रही है। ये ऑपरेशन किस लेवल पर हो रहा है, ये ऐसे समझिए, इसमें स्पेशल फोर्स को लगाया गया है, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, ड्रोन का भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा ऑपरेशन जंगल वाले इलाके में चल रहा है। आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडोज के पास है। सेना की दूसरी टुकड़ियां बाहरी घेरे में हैं। जंगल के अंदर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन और एनकाउंटर्स की रिपोर्ट देखिए। अब तक 9 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 13 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 9 जवान भी शहीद हुए हैं। अब तक मारे गए आतंकियों में वो भी हैं जो कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल रहे। 16 अक्टूबर को पुलवामा में आतंकी उमर मुश्ताक और खुर्शीद डार को मार गिराया गया। 15 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी तंजील और पुलवामा में बशीर शेख मारे गए। 13 अक्टूबर को अवंतीपुरा में शमीन सोफी ढेर कर दिया गया। 12 अक्टूबर को शोपिया में 5 आतंकियों को मार गिराया गया। 11 अक्टूबर को 2 आतंकी ढेर हुए, जबकि 8 अक्टूबर को 1 आतंकी को मारा गया था। आतंकियों को खत्म करने के लिए अब ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए सेना को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सिर्फ 6 दिन के अंदर सेना के 9 जवान शहीद हुए हैं। मैं अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपुर में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। क्योंकि घर में सिविलियन था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए, सिविलियन को पहले निकाले, फिर ऑपरेशन जारी हुआ। आज दोपहर में ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। 11 अक्टूबर को पुंछ में 5 जवान एक ही हमले में शहीद हो गए थे। 15 अक्टूबर को 2 और सैनिकों ने एनकाउंटर में कुर्बानी दी। 16 अक्टूबर को भी पुंछ में 2 सैनिक शहीद हो गए। 11 अक्टूबर को जो ऑपरेशन पुंछ में हुआ था, उसमें 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन पुंछ सूरनकोट के जंगलों से शुरू हुआ था और अब इसका दायरा पुंछ के ही मेंढर और राजौरी के थाना मंडी इलाके तक पहुंच गया है। देर सवेर आईएसआई की तरफ से ट्रेंड किए गए आतंकी भी मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त आईएसआई और उसकी फंडिंग पर चलने वाले आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में एक अलग टेरर स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद का एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश शुरू हो चुकी है और यह है अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग। अल्पसंख्यकों में कश्मीरी पंडित भी हैं, कश्मीरी सिख भी हैं, कश्मीर में दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूर भी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आतंकवादी उन्हें टारगेट बना रहे हैं। माखनलाल बिंद्रो, सुपेंद्र कौर और वीरेंद्र पासवान के बाद 2 और हत्याओं ने घाटी के साथ बाकी हिंदुस्तान को भी फिर से हिलाकर रख दिया है। श्रीनगर और पुलवामा में 2 और टारगेट किलिंग हुई है। बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद शाह की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं यूपी के सहारनपुर के रहने वाले सगीर अहमद की भी टारगेट किलिंग की गई है। इन दोनों हत्याओं से आतंकवादियों का मैसेज साफ है कि हिंदू हो या मुसलमान, कश्मीर में अब बाहरी लोग भी सुरक्षित नहीं है। वीरेंद्र पासवान की तरह अरविंद शाह भी गोलगप्पे बेचते थे तो पुलवामा में सगीर अहमद कारपेंटर का काम करते थे। अरविंद शाह की ईदगाह इलाके में हत्या हुई तो सगीर को पुलवामा में घर में घुसकर गोली मारी गई। अरविंद शाह के घर बिहार के बांका में उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। अरविंद 3 महीने पहले ही कश्मीर गए थे ताकि कमाकर कुछ पैसे घर भेजेंगे। 3 महीना हुआ जाने से। अच्छा, अभी 3 महीना लॉकडाउन में आए थे। हाँ, लॉकडाउन में यहीं पे था सर। एक मिनट। आपसे आप कौन है भाई हुए? मैं उसका सलाम भाई का। उन्हीं से बात कीजिए, बोल नहीं।
वहीं सहारनपुर के सगीर अहमद लंबे समय से पुलवामा की एक प्राइवेट कंपनी में कारपेंटर थे। सहारनपुर में उनके परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। परिवार चाहता है कि सगीर को मारने वाले आतंकी बख्शे ना जाए। जिसकी भी हाथ से वो गोली लगी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और हमारे ये 4 भतीजियाँ हैं, एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोजगार की वजह से ही, वो परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। कश्मीर में इससे पहले अक्टूबर में ही कई और टारगेट किलिंग हो चुकी है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू और वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई थी। 7 अक्टूबर को स्कूल टीचर दीपक चंद और प्रिंसिपल सतेंद्र कौर का मर्डर हुआ था। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान ने गन पकड़वाई है और वो गरीबों को मार रहे हैं, रेडी वाले को मार रहे हैं, वो गोलगप्पे वाले को, एक जो बीवर है जो कढ़ाई करता है कश्मीरी, उसको जो मार रहे हैं, कश्मीरी टीचर्स को मार रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख हैं, उनसे बात, जो मार रहे हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। मैं कहूँगा कि महबूबा जैसे लोग, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, उनको अगर वो सही माने में कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको इन टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना चाहिए और ये स्पष्ट कहना चाहिए कि पाकिस्तान ये करवा रहा है। कश्मीरी पंडितों, सिखों के साथ गैर कश्मीरियों को टारगेट करने वालों में अब तक टीआरएफ के आतंकियों का लिंक सामने आया है। ये पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप लश्कर का ही एक हिस्सा है, जो ऐसे मर्डर्स के लिए लोकल आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है, जो खासकर हिंदुओं के बीच दहशत फैलाना चाहता है। क्योंकि अभी तक अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद तेज हुए एंटी टेरर ऑपरेशन को देखते हुए आतंकी गुट 3 चीज के लिए जूझ रहे हैं। पहला है फंडिंग, दूसरा है हथियार, तीसरा है घुसपैठ। इसीलिए दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग उनके लिए आसान जरिया बना है। इसलिए सिविलियन जो होते हैं सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और इससे लोगों में भय, वातावरण, फियर साइकोसिस बढ़ता है, लोग डरते हैं। इसलिए जानबूझ के पाकिस्तान की सारा पैसा किया जा रहा है। टारगेट वाली हिंसा का एक फ्रंट बांग्लादेश में भी खुल चुका है, जहां हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा हुई है। बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। इस हिंसा में 5 हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां के कोमिला जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल लगा था और वहां पवित्र कुरान के अपमान की खबर फैलाई गई। इसे लेकर हिंसा शुरू हुई, जो और कई जगह फैल गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मंदिरों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला हो गया और इस्कॉन के एक सदस्य की हत्या भी कर दी गई। बांग्लादेश के चांदपुर, कॉक्स बाजार, बंदरबन, सिलहट, चितगोंग, गाजीपुर में तनाव है। हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को 22 जिलों में तैनात किया गया है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ इस्कॉन ग्रुप ने कोलकाता में प्रदर्शन किया है। इस्कॉन के सदस्य कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमा हुए और इस हिंसा को रोकने के साथ दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। 9 दिनों से जो साइकिल ऑफ वायलेंस बांग्लादेश में है वो अभी भी नहीं रुका है। फ्राइडे को 2 से 5 बजे के बीच में मृत्यु का तांडव हुआ इस्कॉन मंदिर के अंदर भी। उस दिन 500 से भी अधिक लोग हमारे इस्कॉन नौखाली मंदिर के बाहर आए। पहले दुर्गा पूजा जो मंडप था उसको तोड़ा, दुर्गा देवी के विग्रहों को नष्ट कर दिया। फिर उसमें से 200 जन हमारे मंदिर के अंदर घुस आए और उन्मादी भीड़ ने जिसको भी पाया उसको मारा। एक भक्त का उन्होंने अपहरण भी कर लिया। नेक्स्ट दिन उसकी बॉडी हमको तालाब में तैरती हुई मिली।
भारत और चीन के बीच जब से बात ठनी है तब से एलएसी पर दोनों सेनाओं की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। इस वक्त एलएसी पर हाई अलर्ट है। आज सुबह एयर चीफ वीआर चौधरी एलएसी के फॉरवर्ड एयरबेस पहुंचे। वहां पर इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। एयर चीफ 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। उनके फॉरवर्ड एयरबेस जाने से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में हलचल तेज है। पहली फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, चौथी फोटो, इन 4 तस्वीरों पर बीजिंग में मीटिंग हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसकी एक एक डिटेल दी जा रही है, क्योंकि भारत के नए एयर चीफ वीआर चौधरी का यह पहला ऑफिशियल लद्दाख दौरा है। एयरफोर्स ने इस दौरे के वीडियो जारी नहीं किए, सिर्फ 4 फोटो रिलीज किए। इतना बताया गया कि एयर चीफ ने लद्दाख के फॉरवर्ड बेस में एयरफोर्स की तैयारियों का निरीक्षण किया, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, सिर्फ उनको पढ़ना आना चाहिए। इस फोटो में एयर चीफ चौधरी पायलट से हाथ मिला रहे हैं। एयर चीफ के सामने 6 पायलट्स हैं। यहां तक तो आपने गौर किया होगा, लेकिन अब जरा इन पायलट्स के मास्क पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस मास्क पर त्रिशूल जैसा लोगो बना है। हर किसी के मास्क पर बिल्कुल ऐसा ही लोगो है। जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये एयरफोर्स की 223वीं स्क्वाड्रन है। वो इस वक्त एलएसी के पास फॉरवर्ड बेस पर तैनात है। इनका मोटो है विजयास्त्र अमोघास्त्र। ये स्क्वाड्रन MiG-29 से ऑपरेट करती है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। 223 स्क्वाड्रन के करीब 10 MiG-29 इस वक्त एलएसी के पास किसी भी ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। लद्दाख वॉर जोन के लिए MiG-29 को क्यों चुना गया? इसके पीछे एयरफोर्स की सटीक स्ट्रेटजी है। करगिल युद्ध के वक्त ऊंची पहाड़ियों पर अटैक करने के लिए MiG-29 को ही भेजा गया था। इनका मेन रोल था मिराज 2000 को एयर सिक्योरिटी देना और एयर टू एयर डॉग फाइट के लिए तैयार रहना। MiG-29 59,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1430 किलोमीटर। भारतीय MiG-29 से अस्त्र मिसाइल, R-60 मिसाइल, R-73 मिसाइल दागी जाती है। इस वक्त इंडिया और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। बातचीत से बात नहीं बनी। अब दोनों ही सेनाएं एलएसी पर एक्शन और रिएक्शन की तैयारी कर रही हैं। एयर चीफ वीआर चौधरी के लद्दाख दौरे से ठीक पहले चीन से ऐसी ही खबर आई। चीन ने नगारी कुंशा एयर बेस में फाइटर प्लेन और ड्रोन की संख्या बढ़ा दी है। यह बेस पेंगोंग लेक से 200 किलोमीटर दूर है। एयर चीफ चौधरी चीन की एक एक हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एयर चीफ बनने से पहले वीआर चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड के हेड थे और खुद MiG-29 से एलएसी पर कई बार उड़ान भर चुके हैं। एयरफोर्स PLAF की डिप्लॉयमेंट अभी भी है 3 एयरबेसेस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी एयर ऑपरेशंस पर से। हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। एलएसी पर भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। हालात बेहद नाजुक हैं और जिस तरह से भारत ने चक्रव्यूह रचा है उसके बाद अब पाकिस्तान को भी चीन पर भरोसा नहीं रहा। ये सर्दियां ना वाकई बहुत गर्म होने जा रही हैं। जिस तरीके से तैयारियां शुरू की गई हैं भारत की जानिब से भी, चीन पहले ही रेस के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है। जो तैयारियों से मुतालिक अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि चीन का मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं है। इस बॉर्डर पर चीन मुकाबला कर रहा है इस्राएली जहन, भारतीय फौजी और अमरीकी हथियारों से। और कुछ नई तैयारियों से मुतालिक अपडेट है, वो आपको बताना है। भारत की तैयारियों से मुतालिक मैंने आपको बताना है, जिसमें बहुत ज्यादा ना सिर्फ तेजी आ चुकी है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक या कोई जज्बातीपन ये इस खित्ते को जंग के बहुत बड़े दाने की तरफ गामजन कर सकता है। ये वो तैयारियां हैं जिसकी बिना पर मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं।
एलएसी के आसमान में डॉग फाइट की नौबत कभी भी आ सकती है। डॉग फाइट यानी दो फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और ये वो पल होते हैं जब दो देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर जंग हुई तो सबसे पहले एयरफोर्स ही अटैक करेगी। भारतीय और चीन की वायुसेना की इक्वेशन देख लीजिए, किसके पास कौन से विमान है। आगे आपको इनकी डिप्लॉयमेंट भी दिखाएंगे। लद्दाख सेक्टर में भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा MiG-29 का मल्टी रोल वर्जन भी एक्टिव है। वहीं मिराज 2000 ने कुछ दिन पहले ही लद्दाख के आसमान में मोर्चा संभाला है। इसके खिलाफ चीन ने LAC के दूसरी तरफ अपने 3 फ्रंट लाइन एयरबेस पर सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन J-11 उतारा है। वहीं चीन का मल्टी रोल फाइटर J-10 भी तैनात है। इसके अलावा J-8 और J-H-7 फाइटर जेट भी हैं। इस पूरे फ्रेम को देखिए, यही इस वक्त भारत और चीन की एयर पावर इक्वेशन है। इस फेस टू फेस चैलेंज में दो विमान गायब हैं। भारत और चीन दोनों ने अपना तुरुप का पत्ता छुपा कर रखा हुआ है। ये है भारत का राफेल और चीन का J-20, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बताता है। भारत के पास 5 राफेल जेट हैं और सभी अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। वहीं चीन के पास करीब 50 J-20 फाइटर हैं और वो अक्सर तिब्बत में कई एयरबेस पर कम वक्त के लिए तैनात होते रहे हैं। जिस तरह से भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है, जिस तरह से मोदी सरकार सेना को हर जगह प्राथमिकता दे रही है, उसको देखकर चीन के दोस्त पाकिस्तान में बहुत खौफ है। आज दिन है इतवार का, तारीख है 17 अक्टूबर। 2 दिन पहले 15 अक्टूबर जुमे के दिन दुशहरे का त्यौहार था। भारत के वज़ीर आज़म ने एक ख्वाब का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया इंडिया के डिफेंस ड्रीम का। इस वीडियो में इस डिफेंस ड्रीम के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ये किसी हद तक भी पूरा हो जाए तो फिर भारत से, नरेंद्र मोदी के भारत से डरना बनता है। भारत ने इस ख्वाब का ऐलान करके बराह रास्त बाकायदा एक बड़ा पेचा डाला है चीन के साथ। LAC के दोनों साइड तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। चीन की हर युद्ध नीति का जवाब देने के लिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी अगर वहां से एक गोला आएगा तो यहां से 2 गोले दागे जाएंगे। लद्दाख में इस वक्त भारत की एयर पावर का लाइनअप देख लीजिए। सबसे आगे है अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट, उसके बाद है मिराज 2000 यानी मिस्टर डिपेंडेबल, इसके बाद है सुखोई 30 MKI और साथ में MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन। अगर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की नौबत आई तो जगुआर ये काम करेंगे। भारतीय वायुसेना को 2 बड़े युद्ध 1965 और 1971 का अच्छा खासा अनुभव है। करगिल युद्ध में भी इंडियन फाइटर जेट्स ने लेटेस्ट वेपन के साथ दुश्मन पर हमला किया था, जबकि दूसरी तरफ चाइनीज एयरफोर्स को एक भी युद्ध का अनुभव नहीं है। चाइनीज एयरफोर्स किसी बड़े देश, किसी एडवांस फाइटर्स के साथ युद्धाभ्यास नहीं करती है, जबकि इस वक्त भी इंडियन एयरफोर्स इजराइल में मल्टी कंट्री वॉर एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग में हिस्सा ले रही है। ब्लू फ्लैग में F-35, F-16, मिराज 2000, टाइफून शामिल है। अमेरिका, इंडिया, इजराइल, जर्मनी, ग्रीस और फ्रांस के फाइटर जेट्स जब एक साथ उड़ते हैं तो चीन के हौसले भी टूटते हैं। चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत अमेरिका की जोड़ी और क्वाड ग्रुप है। ये अमेरिका का अलास्का है, जहां इस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली 2 सेनाएं भारत और US आर्मी युद्धाभ्यास कर रही हैं। वॉर एक्सरसाइज के ब्रेक के बीच कभी मस्ती, कभी एक दूसरे पर बर्फ फेंकना और कभी कबड्डी का खेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।